समाजवादी पार्टी के बिना अब कोई सरकार बनने वाली नहीं है। जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलायंस करेगी वहीं पर सरकार बनेगी। जैसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाहेगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा इस प्रदेश में। इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के चले हैं और इसके साथ साथ जब हम सरकार में होंगे, सरकार बना लेंगे, तो मैंने जो घोषणाएं की हैं, अभी तो हमारा घोषणा पत्र भी जारी होगा, तो ये मैं आज ही आपको घोषणा कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। इसके साथ साथ हर परिवार में ऐसे कानून थोड़े बनेंगे जो पूंजीपतियों के लिए, केवल पूंजीपतियों के लिए। फिर तो हर परिवार में एक बेटी और बेटी को सरकारी नौकरी मिले, ऐसे कानून होना चाहिए। और जो बेरोजगार हैं, बीए पास हैं, अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो सरकारी बजट से सर्टिफिकेट के साथ 5-5 लाख रुपया, जिससे वो अपना रोजगार स्वतः ढूंढ लें। ऐसी योजनाएं बनाएंगे। तो इसलिए हमारा ये सामाजिक परिवर्तन रथ चला है और सभी को सुविधाएं देंगे। पत्रकार भाइयों को भी सुविधाएं देंगे, वकीलों को भी सुविधाएं देंगे। पेंशन जो हम लोगों ने सरकार में 65 साल के ऊपर के किसान को, गरीब को जो भी पेंशन रुकी पड़ी हैं, 65 साल से ऊपर के किसानों को, गरीबों को पेंशन फिर शुरू करेंगे। ये हमारे सब घोषणा पत्र के में जारी होगा। तो इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए कितना विकास का काम हो रहा था। सड़कों की हालत मैंने देखी, सड़कों की हालत दोनों क्रॉसिंग पे जो हम स्वीकृत कर गए थे 5 साल पहले, फ्लाईओवर पुल लाल फाटक, और वो अभी तक अधूरा पड़ा है। और हम तो देखिए कितने पुल बनवाते थे, 3 दिन में पूरा पता लग रहा ना, बड़े बड़े पुल 100 के लगभग बनाते थे। अब इन्हें पूछ लेना कितने पुल 1 साल में बनाए। अब ये बताइए 6 साल में एक पुल नहीं बना पाए। फ्लाईओवर लाल पुल 2 पुल हैं अभी अधूरे, मैंने रात को देखा है, दोनों के दोनों अधूरे पड़े। ये तो सड़कों का क्या हाल है। अभी तक किसी भी सड़क पर रिपेयरिंग तक नहीं कर पाए। और कहते हैं मैंने विकास कर दिया, पता नहीं कहाँ विकास कर दिया। गड्ढा 5 साल में तो गड्ढा मुक्त कर नहीं पाए, अब 2 महीना में गड्ढा मुक्त कैसे कर लें। मैं तो PWD मिनिस्टर भी रहा। कितनी सड़कें बनी थी, चारों तरफ काम चल रहा था, चारों तरफ सब नदियों पर, बड़ी बड़ी नदियों पर काम चल रहा था। डैम बनाए जा रहे थे सिंचाई के लिए, कितने काम। हम बरेली में भी डैम बना दिया जो अधूरा पड़ा था बहुत दिनों से। तो ये सब काम चल रहे थे, अब सब रुके पड़े हैं। बसपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे बसपा बनाएगी, जिससे अलायंस होगा। किससे संभावनाएं है बसपा की? और अलायंस होगा किसके साथ? मैंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां उससे अलायंस करेंगे। और जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं पर सरकार। बसपा की जो यात्रा है वो मथुरा से शुरू हुई और अयोध्या में समाप्त होगी, तो क्या बसपा भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलेगी? देखिए हिंदू हमारे सेकुलर लोग हैं, सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग हैं, सभी को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमेशा हम लोग तो समाजवादी हैं। और समाजवादी में देखिए जब हम थे 40 साल जब रहे तो समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाया था। बुलंदियों पर पहुंची, सरकार बनाई, सरकार गिराई भी, बनाई भी, और फिर शुरुआत हो गई है।
क्या फिर समाजवादी पार्टी से अलायंस होगा बसपा का? अब देखिए मैंने तो बोल दिया है। आपको लगता है सपा को आपकी ज़रूरत है अभी? आपकी पार्टी के साथ ज़रूरत है? देखिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में हमने 40 साल से ऊपर काम किया है, बुलंदियों पर पहुंची थी, सरकार भी बनाई, कई बार सरकार बनाई अलायंस की कहाँ तक हैं। उम्मीद है? मैंने तो मेरा तो प्रयास है, अब उनके ऊपर है। अखिलेश जी कह चुके हैं कि आप सम्मान के साथ लेके आने की बात कह चुके हैं। तो अच्छी बात है, अगर सम्मान के साथ करें समझौता, हमारे साथियों को सम्मान दें हैं, तो हमारे तो सब विकल्प खुले हैं। मान्यवर आपने एक बात कही कि जो सरकारी नौकरियां आप लोग आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे और देंगे तो तब जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लगातार ये सरकार जो है प्राइवेट करती जा रही है, आरक्षण के मानक भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसको क्या करेंगे? देखिए सरकार ने निजीकरण जो किया है, जितनी भी संस्थाएं, एयरपोर्ट दे दिया है, रेल दे दी है और टेलीफोन से लेकर के सब देते चले जा रहे हैं। जितनी जितनी फ़ायदे की संस्थाएं थीं उनको उद्योगपतियों को देते चले जा रहे, पूंजीपतियों को देते चले जा रहे। उसकी वजह से बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। या तो जितना निजीकरण किया था उनमें भी नौकरियों का आरक्षण, नौकरियां देना चाहिए था, उनमें भी वो दे नहीं रहे हैं। ये तो केवल पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों, और यहाँ तक कि देखिए सब रोज़गार बंद होते चले जा रहे, उद्योग धंधे बंद होते चले जा रहे, सुविधाएं दे नहीं रहे ये उद्योगों को। कुटीर उद्योग धंधे ख़त्म ही हो गए। जो मैंने यहाँ पर बरेली और बरेली हर शहर का जो भी थे उसके कुटीर उद्योग धंधे जब ख़त्म होंगे तो बेरोजगारी फैलेगी। तो ये सरकार को योजनाएं बनानी है, तो वही तो हम बनाएंगे। सरकार पहले अपने जनता के पैसे से एयरपोर्ट बना रही है, तो सार्वजनिक चीज़ें बना रही है, फिर बाद में प्राइवेट उसको दे रही है। इसको लेके आपका क्या विचार? देखिए वही तो पूंजीपतियों को केवल फायदा पहुंचाने के लिए, केवल पूंजीपतियों को, कुछ ही पूंजीपतियों को, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूंजीपति होंगे जिनको केवल फ़ायदा हो रहा है, केवल फ़ायदा हो रहा है, और सभी उद्योग धंधे बंद होते चले जा रहे हैं। और जो देखिए गलत निर्णय इन्होंने लिए थे, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेकर के जितने भी इन्होंने निर्णय लिए थे, उससे गरीबी भी फैली, उद्योग धंधे भी, रोज़गार भी ख़त्म हुए हैं। अब बिजली महंगी बिजली होती चली जा रही है। देखिए मैंने पहले ही दिन गिरफ्तारी भी दी थी और मैंने कहा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें, जबकि कोई भी गृह राज्य मंत्री शांत तरीके से धरने पर बैठे किसानों, और ये तो लोकतंत्र में अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का तो अधिकार है, लेकिन वो जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री धमकी दे तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। तो यही तो दिया था। और तो देखिए जब मंत्री बनते हैं तो संविधान की कसम खाते, भगवान की, ईश्वर की कसम खाते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और उस मंत्री ने तो खुलेआम, तो देखिए पहले ही बर्खास्त हो जाना चाहिए था। और उसके बेटे ने जो कुचल दिए किसान धरने पर बैठे हुए, तो उसको तो तुरंत अब मेहमान की तरह से उसे व्यवहार किया जा रहा है। उसके खिलाफ़ तुरंत जेल भेज देना चाहिए, तुरंत उसकी कार्रवाई कराना चाहिए, तुरंत उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। मनोहर, आपने भेदभाव की बात की, तो क्या लगता है वहाँ एक आरोप लग रहे हैं शाहरुख खान के बेटे को जिस तरीके से रोका गया, क्या भेदभाव वहाँ भी हो रहा है? देखिए पूरी सरकार कई जगह देखिए हो, बल्ले की भावना से अगर किसी ने सरकार के खिलाफ़ बोल दिया तो उस पर मुकदमा लिख जाएगा, जेल चले जाएंगे। अब आपने पड़ोस में हमारे आजम भाई को देख लिया होगा, तमाम विधायकों को देख लिया होगा, कई विधायक बंद हैं
इस समय बदले की भावना से, केवल बदले की भावना से। यही बात वहाँ भी हो रही है क्या तो शरद? वही वहाँ भी हो रही है। जो भी इस सरकार के खिलाफ बोल देगा, या तो मुकदमा या फिर उसके पूरे मकान से लेकर बुलडोजर चल जाएगा। बताओ, आदमी किस तरीके से अपना ज़िंदगी की कमाई करके तो मकान बनवा पाता है, और उस पर बुलडोजर चल जाते हैं। सर आपसे महंगाई को लेकर जो है विपक्षी पार्टियों का क्या वो है कितनी लगातार देखिए, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। विपक्षियों की क्या भूमिका आपकी क्या भूमिका है? देखिए, महंगाई की वजह से भुखमरी भी है, भ्रष्टाचार की वजह से, बेरोजगारी की वजह से भुखमरी की, लोग आत्महत्या करने लगे हैं। रोजगार पूरा ख़त्म हो रहा है, तो जब रोजगार ख़त्म हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो देखिए, पूरे देश की जनता के सामने अब तो संकट है। अब प्रदेश में भी संकट है। अब देखिए, हम तो कहेंगे जब यहाँ पर जो अभी पानी बरसा है, बाढ़ आ रही है, अभी भी बाढ़ आ रही है। हमने तो कई नदियों में बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से पूरी की पूरी धान की फसल नष्ट हो रही है। तो किसानों को पूरी तरह से मुआवजा, पूरा मुआवजा देना चाहिए। गन्ने के फसल का भी रेट सही नहीं मिल रहा, भुगतान तुरंत हो, तुरंत उस पर रेट सही मिले। 4.5 साल में अब कह रहे कि अब बढ़ा दिए चुनाव की वजह से। 5 साल में कहीं पर भी कोई भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। तो किसानों के सामने, गरीब मजदूर के सामने समस्याएं बहुत ही खड़ी हैं। उसकी वजह से किसान भी आत्महत्या कर रहा है, छात्र भी बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर जाने के अब एक सर आप लखीमपुर सर आप लखीमपुर जाने के लिए दीवार टूटकर आप चले गए इस उम्र में, सपा आपको हल्के में ले रही है? अब देखिए, हल्के में काहे को ले गया। हम तो अच्छा बनने चारों तरफ, मकान के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर गए, तब भी हम तो अपने निकल गए दीवार फांद के, अपने साथियों का सहारा लेकर के। अब तुम जैसे जवान थे तो उन्होंने इधर से हमें उठा लिया, उधर ले लिया दूसरी तरफ। क्या नेताजी का आशीर्वाद अभी लिया है या यात्रा समाप्ति के बाद यह आशीर्वाद? हमने आशीर्वाद भी लिया है, आशीर्वाद भी लिया। नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। तो नेताजी हमारा इसे पूरा होने दीजिए। हाँ, तो नेताजी हमारा प्रचार करेंगे। नेताजी के आदेश से ही हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, उन्हीं के आशीर्वाद से। और आज भी जब आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा कि एक होंगे, नहीं होंगे तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। सर आपसे मेरे कौन सी यात्रा? अयोध्या में जो खत्म हो रही है। श्री राम जी की शरण में जा रहे हैं। देखिए, हमने पहले कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लिया है, बाद में भगवान राम का आशीर्वाद लिया ले करके हाँ, दोनों का आशीर्वाद लिया है। अब दोनों का आशीर्वाद लिया है, हैं? हम तो भगवान को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। पहले भी आपने चुनाव लड़े हैं, ये पहला कोई चुनाव तो है नहीं, तो पहले भगवान राम याद नहीं आए? देखिए, हम मानते तो हर समय थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे कि भगवान मेरे हैं, तो सबके हैं भगवान, तो मेरे भी हैं। केजरीवाल जी भी जा रहे हैं। तो भगवान राम तो सबके हैं, सब जाएंगे। हम तो जा ही रहे, हम तो पहले ही से मानते थे, कृष्ण को भी मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं। सर अखिलेश जी कहते हैं कि आप बीच बीच में, और शायद अयोध्या में इन्होंने तो अब काम शुरू किया, मैंने तो जाने कब से जो आरती का काम जो अब हो रहा है, पता करना। आरती सबसे पहले अयोध्या में हैं 2000, अभी जब हमारी सरकार थी 2014 में 15 में मैंने आरती शुरू करी थी। क्या ओवैसी जी भी गठबंधन होगा आपका? मैंने कहा सभी सेकुलर पार्टियों से मेरा प्रयास है, सभी
समान विचारधारा। समाजवादी से भी हमारा प्रयास है। अब वो जाने किससे होगा, अब वो समय आप आएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। सर एक लास्ट प्रश्न रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ा वर्ष सम्मेलन कर रही है और यादव सम्मेलन करने के यादवों में कहीं ना कहीं सहमवारी कर रही है, क्या लग रहा है किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं इसको सर? देखिए, हम जातिगत थोड़े, हम तो समाजवादी रहे हैं और हैं समाजवादी हैं। हम सभी वर्गों को लेकर चले हैं और सभी वर्गों को लेकर चलना है। सर यादवों में सहमवारी करना चाह रही है ना, आप देख रहे हैं खास करके यादव सम्मेलन किया जा रहा है, पहले इस तरीके की नहीं देखी जाएगी। मैं तो सबके साथ जा रहे हैं, सबको, किसान, गरीब, मजदूर से लेकर के सभी, अल्पसंख्यक से लेकर के सबको लेकर चलें। एक सवाल आदित्य भाई से, ये बताइए, गुजरात में कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, गुजरात में कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, उसके जगह अमूल जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई, कई बड़े सहकारी आंदोलन हुए। क्या लगता है कि कुछ नीतिगत चीज़ें कमी रह गई कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मूवमेंट खड़े नहीं हो पाए, उद्योगों में नहीं बदल पाया? देखिए, कई सारे ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट हैं जो उत्तर प्रदेश से भी निकले हैं। इफ़को जो संस्था है जिससे हम लोग डायरेक्टर निदेशक भी हैं और माननीय श्री शिवपाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहले इसमें निदेशक रह चुके हैं। ये सब वो संस्थाएं जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। क्रिप्को हो गई, वो भी संस्था गुजरात से नहीं आती। अमूल है, अमूल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव का, ये बात सब जानते हैं, तथागत तरीके से सब जानते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट कमज़ोर आज हो रहा है, उसका श्रेय भी इसी जो केंद्र की सरकार है उसको जाता है। जब बजट आता है, मैं एक बात बस कहना चाहूँगा कि जब बजट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेट सेक्टरों को खूब सारी रियायतें देती है टैक्स के अंदर। वो कोऑपरेटिव सेक्टर जिसकी दुहाई दी जाती है, जब कोऑपरेटिव का कोई कार्यक्रम होता है, मंच पे सभी गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव के बड़े बड़े नेता आते हैं, तो वही सहूलियत कोऑपरेटिव को क्यों नहीं दी जाती है? टैक्स के अंदर रिबेट जो इतने बड़ी महामारी रही, उसमें इतने बड़े बड़े सेक्टरों को, प्राइवेट सेक्टरों को इतनी रियायत दी गई, तो वही चीज़ क्यों नहीं कोऑपरेटिव सेक्टर को दी गई? तो ये एक तरीके से कहा जाए दोहरी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और कहीं भी मैं नहीं समझता कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समझती है। आपको क्या लगता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या होना चाहिए? आपकी सरकार आती है या आप भागीदारी करते हैं, तो किस तरीके से गरीबों का, क्योंकि कोऑपरेटिव गरीबों की और मजदूरों का माना जाता है एक जो देखिए, कोऑपरेटिव वो संस्था है जो इस देश की किसान, जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उसके सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए बनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो कोऑपरेटिव सेक्टर के ज़रिए जो 9 चरण होते हैं किसान के, जो खेती में, जहाँ पे बुआई से लेकर कटाई तक 9 चरण आते हैं, उन 9 चरणों में किस तरीके से सेक्टर कोऑपरेटिव जा सकता है, मदद कर सकता है टेक्निकल तरीके से, आईटी सेक्टर के तरीके से, वो भी इसमें आना चाहिए। साथ में कोऑपरेटिव बहुत बड़ा एक विषय है जिसके अंदर आप सहकारिता के ज़रिए आप टूरिज़्म भी दे सकते हैं, आप सहकारिता के ज़रिए शिक्षा भी दे सकते हैं, आप सहकारिता के ज़रिए रोज़गार भी दे सकते हैं और कई सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम निश्चित ही इसके ऊपर काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पहले किया नहीं है। आपके नेतृत्व में जब आप कोऑपरेटिव मंत्री थे, उस समय कितनी ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं थी जिसमें महिला सशक्तिकरण, जो आज कोई बात नहीं करता। वोट लेने के लिए तो सभी पार्टियाँ बात कर देंगी, कांग्रेस भी कह देगी, लेकिन आप वो नेता हैं जिन्होंने पहली बार कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए महिलाओं को 3% के दर पे लोन देकर उनको अपना खुद व्यवसाय कर सके, अपने घर में अपने रोजगार, अपने बच्चों को बढ़ा सके, पढ़ा सके, उसके लिए आपने लोन देने का काम किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं, इसको आगे भी करने का काम किया। धन्यवाद।